तो हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति कर रहे थे, जिसमें हमने लोक व्यय कंप्लीट कर लिया, आगम कंप्लीट कर लिया, कराधान कंप्लीट कर लिया। एक लास्ट घटक है जिसे बोलते हैं घाटा प्रबंधन। घाटा प्रबंधन पढ़ाने से पहले जो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज आया था, उस मैसेज में लिखा था कि सर वेट को समझा दीजिए, वेट समझ में नहीं आया है, एग्जाम में आए नहीं आए लेकिन समझ होना जरूरी है, उस बच्चे का ये मानना था। देखो, एक शब्द आपने सुना होगा, शेष। एक शब्द सुना होगा, सरचार्ज। एक टनेज टैक्स। एक एड वोलेरम टैक्स। एक टर्नओवर टैक्स। और एक वैट। अब चूंकि मैं इस पे बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एग्जाम में क्वेश्चन जो आए उस पर तैयारी करो, फालतू का ज्ञान इकट्ठा करके आत्मसंतुष्टि नहीं कर सकता मैं किसी की। शेष अगर कोई पूछे तो एक ऐसा टैक्स जो कर के आधार पर लगता हो। लगता है, उद्देश्य स्पष्ट होता है। उदाहरण, शिक्षा पर कर। सरचार्ज कर के ऊपर कर है। टनेज टैक्स कुल उत्पादन पर लगता है। कास्केडिंग इफेक्ट होता था। एड वोलेरम टैक्स मूल्य अनुसार कर है। एग्जाम्पल, एमआरपी पर टैक्स, है ना। ये मैंने क्या लिख दिया, टनेज टैक्स में थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने टनेज को समझा था टर्नओवर, तो मैंने टर्नओवर की परिभाषा लिख दी थी यहाँ पे। टनेज का मतलब होता है वस्तु की विशिष्टता के आधार पर। वस्तु की विशिष्टता के आधार पर। उदाहरण, वस्तु का भार ज्यादा, वस्तु की लंबाई ज्यादा, लंबी कार, ज्यादा लंबी कार तो ज्यादा टैक्स, कम लंबी कार तो कम टैक्स, उस प्रकार से अगर लगे तो टनेज टैक्स कहलाता है। और एड वैलोरम टैक्स का मतलब जो मूल्य के अनुसार लगे। टर्नओवर टैक्स का मतलब है जो कुल उत्पादन पर लगे। कुल उत्पादन पर, है ना। इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। इसी कैस्केडिंग यानी कर के ऊपर कर, कर के ऊपर कर भरना पड़ता था। इसी कैस्केडिंग इफेक्ट को समाप्त करने के लिए साइमंस नामक एक विद्वान ने वेट का कॉन्सेप्ट जारी किया। तो वेट क्या है? वेट एक प्रकार से, ये मानिए कि आप वेट ये मानिए कि एक प्रकार का मूल्यवर्धन पर लगने वाला टैक्स है।
कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हुआ, लेकिन पूरी तरह नहीं। पूरी तरह इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म नहीं हुआ। अब ये कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे खत्म हुआ, इसमें मेरे 30 से 35 मिनट जाएंगे, एग्जाम में इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि इसके वीडियोस यूट्यूब पर मैंने डाल के रखे हैं पुराने, सेज पर मैंने 45 मिनट लेक्चर दिया है, वेट पर 45 मिनट लेक्चर दिया है ना। तब मुझे लग रहा था महत्वपूर्ण था, उस समय जीएसटी नया नया आया था। अब मुझे लग नहीं रहा है, प्रश्न नहीं पूछे जा रहा, तो मैं ज़्यादा नहीं फंसना चाह रहा हूँ इसमें। केवल वस्तुओं पे लगता था, है ना, केवल वस्तुओं पर लगता था। और राज्यों के अनुसार, अपने अपने राज्यों के अलग अलग थे, है ना। फिर जीएसटी इसलिए लाया गया क्योंकि पूरे देश में एक समान करना था और सेवाओं को भी शामिल करना था, तो वैट में सेवाएं शामिल नहीं थी। सर, कर के आधार का क्या अर्थ होगा? देखो, हमें एक ऐसा लग रहा है कि हमको ये तय करना होगा कि हमें ज्ञानी बनना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है। तुम्हारे जो प्रश्न आ रहे हैं ना सब लोगों के, वो आ रहे हैं ज्ञानी बनने वाले, है ना। तुम में से कोई ये, तुम लोग सब भटक रहे हो, मैं ये कह देना चाह रहा हूँ, स्पष्ट कह देना चाह रहा हूँ कि सब भटक रहे हो। भटक रहे हो तो भटको, फिर मैं भटकाता ही हूँ, लो आ जाओ। सरचार्ज क्या होता है और सेस क्या होता है? लो, छाती धर के ले जाना है ना इसको। अगर किसी की बुद्धि इतनी काम नहीं कर रही है कि एग्जाम में जब आना ही नहीं है तो साला हम काहे उस चीज के पीछे भाग रहे हैं। देखो, कर का आधार क्या होता है, सरचार्ज कैसे लगता है। सरचार्ज और सेज दोनों उद्देश्यपूर्ण होते हैं। अगर सरचार्ज सरकार वसूलेगी तो उनसे बोलेगी कि मैं इसके लिए सरचार्ज वसूल रहा हूं। टैक्स और सेज में इतना अंतर होता है कि जब टैक्स वसूला जाता है तो उद्देश्य क्लियर नहीं किया जाता है कि जो पैसा हम तुमसे वसूल रहे हैं इसको कहाँ खर्च करेंगे। लेकिन जब सेज या सरचार्ज वसूला जाता है तो उद्देश्य एकदम स्पष्ट होता है कि जो पैसा तुम मुझे दे रहे हो, इस पैसे को हम यहाँ खर्च करेंगे। खासकर सेज के लिए तो स्पष्ट होता है। शिक्षा का उपकर, सेज को उपकर बोलते हैं। तो आप देखते हो कि शिक्षा के लिए उपकर, कृषि के लिए उपकर, तो वो एक अलग से उपकर खरीद अलाउ किया जाता है कि जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उस एक्स्ट्रा पैसे का केवल और केवल इसी उद्देश्य से खर्च किया जाएगा, दूसरा कोई खर्च नहीं होगा। सामान्यतः जो शेष का पैसा होता है वो जो पूलिंग होती है केंद्र और राज्यों के बीच में, तो उसमें स्पष्ट प्रावधान ये है कि सेज और सरचार्ज का पैसा केंद्र अपने पास रख सकती है। अगर केंद्र की इच्छा है तो वो राज्यों के साथ बांटेगी, जो वित्त आयोग ने डिसाइड करना होता है वो। नहीं तो सामान्यतः जो टैक्स कलेक्शन होता है और उसमें केंद्रीय बिक्री कर का जो टैक्स कलेक्शन होता है वो तो राज्यों के पास ही जाता है। दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक होता है राज्य का बिक्री कर और एक होता है केंद्र का बिक्री कर। केंद्र और राज्य के बिक्री कर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही आईजीएसटी लाया गया था, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये केंद्र और राज्य के बिक्री कर कैसे काम करते थे उसको समझ लो। मान लो कि ये मध्य प्रदेश है और ये वाला जो है ये उत्तर प्रदेश है। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं, खासकर जो वस्तु और सेवाओं पर लगते हैं, इनका ये नेचर था कि ये कंजप्शन बेस्ड थे। जिस राज्य में इनका कंजप्शन होगा उसी राज्य को वो टैक्स मिलता था। पर फायदा किसको होगा? जैसा कंजप्शन हुआ है और जो बना रहा है उसको नुकसान होगा। इसीलिए जीएसटी का विरोध जयललिता जी ने बहुत किया था। जीएसटी का विरोध जयललिता जी ने इसलिए किया था क्योंकि तमिलनाडु धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बन रही थी। मध्य प्रदेश में पीथमपुर नाम का एक स्थान है जो भारत का डेट्रॉयट किसी समय कहा जाता था। डेट्रॉयट अमेरिका का एक स्थान है जहां ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनाई जाती है, जैसे जनरल मोटर्स, है ना, सेवरले इत्यादि गाड़ियां वहां बनती हैं, फोर्ड, सब कुछ। तो उसको डेट्रॉयट के नाम से बुलाया जाता है। तो डेट्रॉयट अमेरिका का एक ऐसा स्थान है, शहर है, जहां ऑटोमोबाइल 4 पहिया की गाड़ियां बनती हैं। अब दुनिया में कहीं भी 4 पहियों की गाड़ियों की फैक्ट्री लगेगी तो उसको डेट्रॉयट बोला जाएगा। भारत में पीथमपुर में यह काम होना शुरू हुआ, इसीलिए शुरुआत में भारत में पीथमपुर को भारत का डेट्रॉयट कहा जाने लगा। पर देखते देखते व्यवस्थाएं कम होती गईं, क्योंकि उद्योग तो तब चलेगा जब उद्योग को आयात निर्यात की सुविधा हो,
वह आयात निर्यात की सुविधा बंदरगाहों से होती है। और बंदरगाह सामान्यतः आप देखोगे तो भारत का जो ये पश्चिमी घाट है या भारत का जो पूर्वी घाट है, इन्हीं से संलग्न बंदरगाह हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुंबई बंदरगाह है, गोवा में वास्को डी गामा बंदरगाह है, पूर्वी घाट में कई सारे बंदरगाह हैं। तो इसीलिए जो तटीय राज्य हैं, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये अन्य राज्य जो स्थलावृद्ध हैं उनकी अपेक्षा ज़्यादा डेवलप हुए हैं, क्योंकि उनको आयात निर्यात के लिए स्पष्ट रूप से सुविधाएं मिलती हैं। इसके बावजूद मध्य प्रदेश के पीथमपुर में डेट्रॉयट की स्थापना की गई, पर सरकार की असफलताओं और नीतियों का सही से क्रियान्वयन न हो पाने की वजह से मध्य प्रदेश औद्योगिक रुग्णता में फंसता चला गया। औद्योगिक रुग्णता को इंग्लिश में कहते हैं इंडस्ट्रियल सिकनेस। उतना बेनिफिट मध्य प्रदेश को नहीं हो पाया जितना बेनिफिट स्टार्टिंग में होना चाहिए था। आधारभूत संरचनाएं समय पर नहीं दे पाए। सामान्यतः आप देखेंगे तो पीथमपुर में कुछ प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज हैं, वह भी सरकार से नाराज चलती हैं। प्लास्टिक की इंडस्ट्री प्लास्टिक को पिघलाकर विभिन्न प्रकार के आकार के बर्तन बनाती है, मग्गे बनाती है, बाल्टी बनाती है, तसला बनाती है। तो उसके लिए क्या होता है कि जब वो आकार देना होता है तो मशीन को बहुत गर्म किया जाता है, फिर कच्चा माल प्लास्टिक का डालकर उसको पिघलाकर वो आकार दिया जाता है। होता क्या है कि लाइट की कटौती बार बार होने से जो प्लास्टिक की इंडस्ट्री है, जब वो कच्चा माल मशीन में डालती हैं और लाइट चली जाए तो मशीन ठंडी हो जाती है, तो वो कच्चा माल फिर से उन्हें गर्म करना पड़ता है, तो कॉस्ट डबल आ जाती है। तो जितना उन्हें फायदा नहीं हो पाता है उतना उन्हें नुकसान हो रहा होता है। और इसकी शिकायत सरकार से की जाती है कि कम से कम इस इंडस्ट्रियल एरिया में हमें समय पर बिजली और लगातार बिजली तो मिलनी चाहिए। हम प्लास्टिक वाले इंडस्ट्रियों को इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो आप देखोगे मध्य प्रदेश में जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं उनको बिजली की आपूर्ति के चलते बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उन्हें जब लगा कि यहाँ पर हमें पर्याप्त उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी तो वो वहाँ से स्थानांतरित होकर कहीं और जाने लगी। यही हाल मध्य प्रदेश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हुआ। पीथमपुर जो पहले डेट्रॉयट के रूप में पहचाना जाता था, सुविधाएं ना मिलने की वजह से वहां से वो स्थानांतरित होकर दूसरे राज्यों में जाना शुरू कर दिया। अब पीथमपुर में एक जगह है, इंडस्ट्री है जिसे हम बोलते हैं आइसर। आइसर एक ट्रक है, वहां पर केवल उसकी असेंबलिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग स्पष्ट रूप से कहाँ हो रही है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, पुणे में, खासकर तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक जगह है आवड़ी, पूरे भारत की एकमात्र ऐसी जगह है जहां युद्ध के टैंकर बनाए जाते हैं। सोचो कितने लेवल का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होगा। कर्नाटक में अभी हेलीकॉप्टर बनाने की नई फैक्ट्री प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो जो मैन्युफैक्चरिंग का पूरा स्टेट है वो साउथ में ही तो बनता जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि बनाने वाले बनाएंगे, सड़क उनकी गई, बिजली उनकी गई, लेबर उनका गया, जमीन उनकी गई, और बेचने वाला टैक्स खा जाए तो दुख होगा कि नहीं होगा? इसीलिए जयललिता ने कहा था मेरे जीते जी जीएसटी पास नहीं हो सकता, क्योंकि जीएसटी कंजप्शन बेस्ड है। जो कंजप्ट करेगा उस राज्य को मिलेगा जीएसटी का पैसा। पॉइंट समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो मध्य प्रदेश में मान लो कि हमने कोई बनाया, आप अगर टॉफी खाते हो तो एक जेली टॉफी आती है, खट्टा मीठा, जिसे बोलते हैं आम का खट्टा मीठा टॉफी, वो मध्य प्रदेश के पीथमपुर और भोपाल के रायसेन में बनता है। वो टॉफी अलग लगता है। जो कैडबरी खाते हो वो ग्वालियर में बनती है। तो मान लो कि ग्वालियर में कैडबरी बनी मध्य प्रदेश के अंतर्गत, कैडबरी की और भी कई फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कैडबरी बनती है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनी है कैडबरी, यूं ऐसे समझिए, है ना। ये मध्य प्रदेश का ग्वालियर है और ये मध्य प्रदेश का भोपाल है। और जब लेन देन एक ही राज्य के अंदर हो तो इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। ये लेन देन जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? इंट्रा स्टेट। और जब दो राज्यों के बीच में हो तो इसको बोला जाता है इंटर स्टेट। समझ में? आपने सुना होगा इंटर सिटी। इंटर सिटी समझते हो? एक शहर से दूसरे शहर। इंटरनेशनल, एक देश से दूसरा देश। इंटर स्टेट, एक राज्य से दूसरा राज्य। अगर एक ही राज्य में लेन देन हो रहा हो तो उसे बोलेंगे इंट्रा स्टेट, दो राज्यों में हो रहा हो तो बोलेंगे इंटर स्टेट। अब हुआ क्या कि ग्वालियर में डेयरी मिल्क बनी, ठीक है, बनी कहाँ? ग्वालियर में, और बिकी कहाँ? भोपाल में। कुल मिला के मध्य प्रदेश में ही बिकेगी। तो जब बिक रही होगी तब टैक्स वसूला जाएगा, और चूंकि यह बिक्री होने पर बिक रही है और चूंकि यह एक ही राज्य में बिक रही है तो इसे बोलेंगे राज्य का बिक्री कर। तो राज्य के जो अधिकारी होंगे टैक्स वसूलने वाले वो इस टैक्स को वसूलेंगे।
पर सोच कर देखो, बन रही है ग्वालियर में और बिक रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जाकर, राजधानी में। तो बनी कहाँ पर? यहाँ पर। बिक रही कहाँ पर? यहाँ पर। क्या अब मध्य प्रदेश का अधिकारी उत्तर प्रदेश में जाकर टैक्स का कलेक्शन कर सकता है? जवाब है नहीं। तो टैक्स का कलेक्शन किसने किया? यूपी में। अब टैक्स का कलेक्शन यूपी में हुआ है, बन रहा था एमपी में, तो एमपी वालों को दिक्कत होगी। भाई बिजली मेरी, रोड मेरी, जमीन मेरी, श्रम मेरा, सब कुछ मेरा, कमा तुम रहे हो। तब इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र का बिक्री कर लाया गया। तो एक होता है राज्य का बिक्री कर, एक होता है केंद्र का बिक्री कर। केंद्र का बिक्री कर देखने में केंद्र का लग रहा है, पर एक्चुअली वो राज्य का ही होता है। केंद्र के बिक्री कर में जो अधिकारी होता है वो केंद्र का होता है। वो क्या करता है कि यदि किसी राज्य में बाहर से आए हुए राज्य का सामान बिकेगा, तो जितना सामान बिका है उतने सामान पर जो तुमने टैक्स लिया है, उस टैक्स का कलेक्शन वो केंद्र का अधिकारी करेगा और उस राज्य को दे देगा जिस राज्य का वो सामान है। तो इस प्रकार से केंद्रीय बिक्री कर देखने में केंद्र का लगता है, पर वास्तव में वो राज्य का टैक्स होता है जो केंद्र वसूलता है और राज्यों को दे देता है जो उसकी लागत लगी है उसको निकालने के बाद। तो इस प्रकार से राज्य का बिक्री कर और केंद्र का बिक्री कर, इन दोनों की समस्या को खत्म करने के लिए इंटीग्रेटेड जीएसटी को लाया गया। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आत्मा की संतुष्टि के लिए पढ़ना है तो पढ़ लो, है ना। दूसरी बात और समझने की जरूरत है यहां पर, दूसरी बात समझने की जरूरत है। तो जो पूल बनता है ना टैक्स कलेक्शन का, उसमें केंद्र का अलग, राज्य का अलग होता है। तो जो केंद्र कलेक्ट करता है, सेंट्रल के द्वारा जो कलेक्ट किया जाता है, जो सेंट्रल के टैक्स के द्वारा कलेक्ट होता है, उस टैक्स का कुछ हिस्सा जो वित्त आयोग तय करता है, उस वित्त आयोग के अनुसार राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो विशेष राज्य है उनको ज्यादा दिया जाएगा, जो सामान्य राज्य है उनको कम दिया जाएगा, जो भी वित्त आयोग के द्वारा डिसाइड हो। कुल मिलाकर जब केंद्र टैक्स की वसूली करता है और राज्य टैक्स की वसूली करते हैं, तो जो राज्य वसूली करते हैं वो तो अपने पास रख लेते हैं, जब केंद्र वसूली करेगा तो उस वसूली किए गए पैसे से कुछ हिस्सा वो राज्यों को देगा। लेकिन सेज और सरचार्ज के साथ ऐसा नहीं है। सेज और सरचार्ज केवल केंद्र सरकार लगा सकती है, राज्य सरकार नहीं। पहली बात, सेज और सरचार्ज जब लगाए जाते हैं तो उद्देश्य स्पष्ट बताना होगा कि हम यह सेज क्यों ले रहे हैं। उन्होंने कहा शिक्षा के लिए, तो जो सेज का पैसा आएगा वो पूरा शिक्षा पे ही खर्च होगा और कहीं नहीं कर सकते। दूसरी बात। तीसरा बात, राज्य के पास यह अधिकार है कि वह सेज और सरचार्ज से आने वाले पैसे को केंद्र में राज्यों के साथ, केंद्र को यह अधिकार है कि वह सरचार्ज और सेस से आने वाले पैसे को राज्यों में बांटना चाहती है कि नहीं बांटना चाहती है। जब जीएसटी आया था तो उसमें एक प्रावधान किया गया था कि 5 साल तक केंद्र राज्यों का कंपनसेशन करेगी। यदि किसी राज्य को लगता है कि जीएसटी के आने से उसको नुकसान हुआ है तो केंद्र उसकी भरपाई करेगी, और अगर केंद्र को जरूरत पड़ती है तो केंद्र उस भरपाई को करने के लिए सेज और सरचार्ज के पैसे को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो यह 5 साल के लिए संविधान में उस समय संशोधन कर दिया गया था, जो कि अब खत्म हो चुका है। अब केंद्र की मर्जी है कि वह सेज और सरचार्ज का पैसा देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है। बात यह है कि सर सेज और सरचार्ज लगता कैसे है, उसको भी एक बार देख लो। मैं यहां पर बहुत स्पष्ट और कड़े शब्दों में बोल रहा हूं, इनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। तुम लोगों की अंतरात्मा संतुष्टि के लिए टॉपिक पढ़ा रहा हूं। मुझे घाटा प्रबंधन पढ़ाना था, लेकिन दिमाग में कीड़ा है कि सर जब तक समझ में नहीं आएगा हम आगे नहीं जाएंगे। इसका एग्जाम से कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। सरचार्ज मैंने कहा कि यह कर आधार पर लगता, कर के ऊपर कर है, कर के ऊपर कर है। क्या है ये? कर के ऊपर कर है। अब ये कर के ऊपर कर कैसे होगा वो समझो ध्यान से एक बार। मान लो कि मेरी इनकम है, ऐसे एक वैल्यू ले रहा हूं जो सरल लगे हमें देखने में। मेरी इनकम है 1,000 रुपए और सरकार ने मुझसे कहा है कि तुम्हें 10% इस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो 1,000 का 10% ऐसे निकालेंगे, 1,000 का मतलब गुणा 10% बटे 100, यही करते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 10 गुणा 10 बराबर 100 रुपए का मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर मैं 1,000 रुपए कमाता हूं और मुझसे 10 रुपए का टैक्स लिया गया तो माइनस 100 रुपए करूंगा तो मेरी जॉब में 900 रुपए बचेंगे। यहां तक बात समझ में आई है? अब सरकार को लगा कि यार इसके पास ज्यादा पैसे बच गए हैं, या सरकार चाहती है कि थोड़ा इससे और कमाया जाए, तो सरकार कहेगी कि 10% का तो टैक्स तुमने दे दिया बेटा, अब तुम एक काम करो, इस पे 10% का सरचार्ज भी दे दो। तो सरकार ने 10% का टैक्स भी लिया है, प्लस
10% का इस पे सरचार्ज भी लिया गया है। अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी देखो ध्यान से। तो सबसे पहले 10% का टैक्स निकाल लो, 1000 का 10% इज इक्वल टू 100 रुपए। तो ये निकल आया टैक्स। अब वो कह रहा है कि कर के ऊपर कर, टैक्स ऑन टैक्स। तो ये जो 100 रुपए निकला है इसका फिर 10% दो, तो इसका 10% 10 रुपए होता है। तो इस हिसाब से अगर 10 रुपए का टैक्स है और 10 रुपए का सरचार्ज है तो तुम्हें टोटल जो वैल्यू देनी होगी वो 100 रुपए का टैक्स प्लस 10 रुपए का सरचार्ज, इस हिसाब से 110 रुपए का तुमको टैक्स भरना होगा, तब तुम्हारे पास बचेंगे 890 रुपए। ये होता है कर के ऊपर कर जो कि सरचार्ज पर लगता है। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? अब आता है कर का आधार। सर आधार पर कैसे लगेगा वही देख लेते हैं। ये कर के आधार पर लगता है। सेम वैल्यू मान लेता हूं और समझिएगा कि सरकार ने मुझसे कहा कि हम तुमसे 10% का टैक्स लेंगे प्लस 10% का तुमसे हम सेज वसूलेंगे। 10% बहुत हो जाएगा, मान ले 10% का ही सेज वसूलेंगे, है ना। इतना नहीं हो पाएगा कभी, सेज बहुत परसेंटेज में नहीं होता, पॉइंट में होता है 0.25 0.30, क्योंकि वैल्यू बहुत खतरनाक हो जाती है। समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, मेरा गणित आसान हो जाएगा। तो देखो यहां पर ये है 1000 रुपए और उन्होंने कहा है कि 10% टैक्स देना पड़ेगा। मेन आधार क्या है इसका 10% प्लस इसके ऊपर 10% का सेज है। तो एक्चुअली तुम्हें 1000 रुपए पर 20% का टैक्स भरना है, ये होता है सेज का मतलब जो आधार पर लगता है। तो इस हिसाब से तुमको 200 रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा। कितना फर्क आया है कि यदि सेज लग गया उतने ही परसेंट का तो तुम्हें 200 रुपए भरने पड़ रहे हैं और सरचार्ज लगा उतने ही परसेंट का तो 110 रुपए भरने पड़े। इसीलिए सेज की वैल्यू बहुत पॉइंट में होती है और सरचार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। सामान्यतः सरकार कब करती है कि मान लो तुम 50 लाख रुपए कमा रहे हो, सरकार ने कहा कि भाई इस पर तुमको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो 30% का टैक्स है प्लस 2% का सेज देना पड़ेगा प्लस 4% का सरचार्ज देना पड़ेगा। तो इसका मतलब सरकार यह कहना चाह रही है कि इस 50 लाख पर तुम्हें 32% तो टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी 30 में जुड़ेगा आधार पर, और उसके बाद तुमको 4% का सरचार्ज देना पड़ेगा। तो इस 50 लाख का जो भी 32% आएगा उस वैल्यू में फिर 4% निकालोगे, फिर उनको जोड़कर तब तुम टैक्स भरोगे। इसीलिए सामान्यतः लास्ट में सरकार को लगता है कि इनसे सेज सरचार्ज वसूला जाए तो जो व्यक्ति 1 करोड़ रुपए कमाता है वो लगभग 46 लाख रुपए का टैक्स भरेगा जब वह सेज सरचार्ज और सब चीजों को जोड़ देगा। और सेज सरचार्ज डिसाइड नहीं होते हैं, बदल सकते हैं कभी भी। सरकार कहेगी नहीं भैया ज्यादा देना पड़ेगा। क्या मैं ये बात समझा पाया हूं? तो ये है कर के आधार पर टैक्स अपॉन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। बोलो समझ में आया? एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। और मैं नाराज हूं इस चीज को लेके, मेरी नाराजगी है तुम सबसे मुझे इस बात को लेकर कि तुम उस भीड़ का हिस्सा बन रहे हो जिन्हें इतने मतलबी छात्र बन रहे हो कि आत्मसंतुष्टि नहीं हुई सर इस टॉपिक पर। आत्मसंतुष्टि अगर तलाशने निकलोगे भटक जाओगे। एसडीएम की पोस्ट आत्मसंतुष्टि से नहीं, कंटेंट कलेक्टर बनने लगे तुम लोग। कंटेंट कलेक्टर की ओर जा रहे हो, सब बच्चे कंटेंट कलेक्टर बनने लगे। अगर किसी पर कोई मुझसे ये बोल दे, मुझे लग रहा है कि मैं फिर उन बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहा हूं जो एसडीएम बन रहे हैं। मैं अंदर से नाराज हूं बहुत ज्यादा। ये जो मैंने अभी पढ़ाया 10 मिनट मैंने मन से नहीं पढ़ाया। एक तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, मेरा दिमाग खराब हो गया, वैसे ही नहीं पढ़ाया मैंने मन से, क्योंकि ये आना ही नहीं है। क्या करोगे इस चीज को पढ़ के, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और मान लो अगर आ गया 2 नंबर में ही तो आएगा। वो सामने लिखा है शेष क्या है, कर के आधार पर लगने वाला कर होता है, उद्देश्य पूर्ण होता है, उदाहरण शिक्षा पर से। सरचार्ज क्या है, कर के ऊपर कर होता है। टनेज टैक्स क्या होता है, वस्तु की विशिष्टता के आधार पर लगता है। एड वैलोरम टैक्स क्या है, मूल्य के अनुसार लगता है। एमपीपीएससी में अगर 2 नंबर में ये पूछ भी दिया जाए तो हमारे पास तो कंटेंट है, हम अपना दिमाग यहाँ क्यों लगा रहे हैं। मेरा ये कहने का अर्थ है और कुछ नहीं, है ना। अगर जितनी जल्दी मेरी बात को समझ जाओगे, मैं बहुत अंदर से हिल गया हूं कि मैं किनको पढ़ा रहा हूं,
क्या मैं मतलबी लोगों को पढ़ा रहा हूँ जिन्हें सिर्फ अपनी संतुष्टि चाहिए, या मैं सच में किसी एसडीएम को पढ़ा रहा हूँ कि जिसे सिर्फ सिलेक्शन चाहिए? मतलबी लोग हो तुम, सब मतलबी। तुम लोग ये भूल गए हो कि टोटल 50 यूनिट है मेरे बाबू। मेंस में टोटल 50 यूनिट, छोटी मोटी सब मिला के 50 यूनिट में तुम एक टॉपिक में वो समय बर्बाद कर रहे हो जो नहीं करना है, तो तुम कैसे बन जाओगे एसडीएम? अब मेरी भड़ास निकलेगी 5 मिनट में इसमें खा जाऊंगा। चलो हम वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। एमपीपीएससी हमसे क्या पूछ रही है, तुम ये बताओ। एमपीपीएससी हमसे पूछेगी राजकोषीय नीति को परिभाषित करो। अगर आप इसको परिभाषित कर पा रहे हो तो आप एसडीएम हो, और अगर परिभाषित नहीं कर पा रहे हो 20 शब्दों में, 10 शब्दों में, तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारे ज्ञान का। राजकोषीय नीति के घटक बताओ। तो एक तो व्यय, कौन सा व्यय? सार्वजनिक व्यय। एक आय, कौन सी आय? सार्वजनिक आय। एक कराधान यानी कि टैक्सेशन, ये हमने तीनों पढ़ लिए। और चौथा है घाटा प्रबंधन। तो कुल मिलाकर हम राजकोषीय नीति के इस अंतिम घटक को पढ़ रहे हैं जो सिलेबस में दिया गया है। घाटा प्रबंधन बहुत सीधी सी बात है भाई। घाटा प्रबंधन कैसे है कि जो खर्च है उसमें से आय को घटा दो। तो खर्च हुआ है 120 रुपए, आय थी 100 रुपए, इसका मतलब है माइनस का 20 रुपए तुम्हें कहीं से जुगाड़ करना पड़ा। समझ पा रहे हो? कमाई है तुम्हारी 100 रुपए, खर्चा है 120 रुपए, घाटा हुआ कि नहीं हुआ? मैंने संज्ञान बैच लॉन्च किया, मालूम चला कि 10 लाख रुपए इसका खर्च है, टीचरों का पेमेंट मिलाकर। संज्ञान बैच जो तुम अभी पढ़ रहे हो इसका खर्च ही है 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। हाई क्वालिटी के टीचरों को हायर किया गया है। तो मान लो संज्ञान बैच का मैंने 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया और खर्चा हुआ 12 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए मेरी जेब से गए। अब 2 लाख रुपए जो मेरी जेब से गए, आय तो ही नहीं है, मुझे घाटा होगा 2 लाख का। अब बताओ उस 2 लाख की पूर्ति करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं या तो अपनी संपत्ति बेचूं तब 2 लाख की पूर्ति हो, घाटा का प्रबंधन तभी तो हो पाएगा, या किसी से कर्जा लूं तब 2 लाख की पूर्ति हो। और जो सरकारें आजकल बन रही हैं इस देश में, वो बड़ी ही छद्म उद्देश्य लेकर सरकारें बन रही हैं। छद्म उद्देश्य समझते हो? सैरोगेसी प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही हैं। ये सैरोगेसी प्रोजेक्ट्स सैरोगेसी मार्केटिंग की तरह होता है। सैरोगेसी समझते हो? किसी दूसरे के बच्चे को अपने कोख में पालना सैरोगेसी कहलाता है। सामान्यतः जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो आईवीएफ नहीं करवाना चाहते, और वो चाहते हैं कि उनको प्राकृतिक गोद मिले। तो महिलाओं को जो बच्चे पैदा करने के इच्छुक हैं, या उनकी कोई आर्थिक स्थिति में कुछ ऐसा है, या कोई परिवार में ऐसा चाहता है कि नहीं इनको बच्चा मिले, तो उस पुरुष का जो स्पर्म है उस महिला के गर्भ में धारण करवा दिया जाता है। और आपने कई सारी फिल्मों में देखा हो, नहीं देखा हो तो आप, एक मिनी फिल्म आई है, उस मिनी फिल्म में पंकज त्रिपाठी जी हैं, उस फिल्म को देख सकते हैं। सैरोगेसी के ऊपर बहुत शानदार मूवी बनी हुई है। और इससे पहले एक सलमान खान की फिल्म भी आई थी, वह भी सैरोगेसी के ऊपर बनी हुई थी, जिसमें दिखाया गया था कि सलमान खान को बच्चा नहीं हो रहा होता है, रानी मुखर्जी उनके अपोजिट में थी, फिल्म का नाम नहीं मालूम। तो बच्चा करने के लिए एक वेश्या को हायर किया जाता है, प्रीति जिंटा जी ने वो रोल किया था। तो वेश्या शुरुआत में तो वो उसी प्रकार के व्यवहार करती हैं प्रीति जिंटा जी, जैसा कि उन्हें कैरेक्टर दिया गया था। फिर जब बच्चा धारण हो जाता है तो बच्चा जैसे जैसे पेट में बड़ा हो रहा था उनके अंदर ममता आती जाती है, और बच्चे के प्रति उन्हें लगाव हो जाता है। फिर वो मना कर देती हैं, हम ये बच्चा नहीं देंगे। डील ये हुई थी, बच्चा पैदा होगा, पैसे लो, बच्चा हमें दो, आगे बढ़ो। तो यह एक प्रकार का सैरोगेसी है। अब मैं बोल रहा हूं सैरोगेसी प्रोजेक्ट और सैरोगेसी मार्केटिंग। सैरोगेसी मार्केटिंग समझो तो सैरोगेसी प्रोजेक्ट समझ में आ जाएगा। सैरोगेसी मार्केटिंग का मतलब है बेच कुछ और रहे, दिखा कुछ और रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप यूं देखेंगे कि जो पान मसाला हीरो लोग बेच रहे होते हैं, उस पान मसाला में आप देखेंगे तो पैकेट पे लिखा होता है माउथ फ्रेशनर। राजश्री का जब प्रचार करते हैं सलमान खान साहब, तो वह इलायची के लिए प्रचार करते हैं, बोलते हैं कि हम राजश्री इलायची का प्रचार कर रहे हैं।
एक्चुअली राजश्री इलायची तो बाद में बेचना शुरू की, बेचती तो वो गुटखा है ना। तो ये सैरोगेसी है कि उनके ऊपर जब उंगली उठाई गई कि भाई तुम पान मसाला बेच रहे हो, तो बोलते नहीं साहब मैं तो इलायची बेच रहा हूं। ऐसे ही विराट कोहली या बड़े आप हीरोज देखोगे तो वो किंग फिशर का पानी बेच रहे होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक किंग फिशर की पानी की बोतल ले ली और उसका ऐड कर दिया। एक्चुअली किंग फिशर तो बियर बेचती है ना, तो साइड में पानी का एक छोटा सा प्लांट लगाकर पानी के जरिए ऐड करा दिया बियर का, क्योंकि नाम जाना चाहिए किंगफिशर। अब मैं तुमसे कहता हूं कि मैं राजश्री खाता हूं, तो 100 में से 100% बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर गुटखा खाते हैं, किसी के दिमाग में ये नहीं आएगा कि इलायची खाते हैं। इसे बोलते हैं सैरोगेसी एडवर्टाइजमेंट, और यह इस देश में भली भांति चल रहा है। दाने दाने में केसर का दम। तुम्हें मालूम है केसर कितनी महंगी है? इनसे पूछना चाहिए कि अगर हर दाने में केसर डाल रहे हो और केसर जो कि 6 लाख रुपए किलो है, और तुम 1 रुपया में दाने दाने का केसर का दम दे रहे हो, यही झूठ है। वो जो झूठ है वही सैरोगेसी है। सरेआम झूठ बेचा जा रहा है, और जो संस्थाएं यहां काम कर रही हैं झूठ को पकड़ने वाली, ईडी इत्यादि, वो कुछ बोल ही नहीं रही है कि यार एडवर्टाइजमेंट बोल रहा है दाने दाने में केसर का दम, और केसर 6 लाख रुपए किलो चल रहा है। तो एक पत्ता भी अगर ये डाल दे अपने दाने उसमें तंबाकू में, तो वो पड़े जाके 150 रुपए का एक पैकेट, वो 1 रुपए में बेच रहा है। तो इसका मतलब झूठ बोल रहा है, और झूठ बोला जा रहा है, और कहते हुए कि दाने दाने में केसर का दम। इसे बोलते हैं सैरोगेसी एडवर्टाइजमेंट। ठीक इसी प्रकार से सैरोगेसी प्रोजेक्ट्स होते हैं। और आजकल की जो सरकारें हैं जो सामान्यतः क्रॉनिक कैपिटलिज्म की तरफ जा रही हैं। कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, यानी पूंजीवाद का मतलब है निजी संपत्तियों की तरफ जाना। पर क्रॉनिक कैपिटलिज्म का मतलब है कि निजी की तरफ तो जाना, लेकिन कुछ गिने चुने उद्योगपतियों की तरफ ही जाना। आप अगर देखोगे तो गिनी गुणांक में भारत में असमानता बढ़ती जा रही है। माननीय नितिन गडकरी जी ने भी यह बात बोली है कि आज देश में अमीर और गरीब होता जा रहा है। तो कई सारे उद्योगपति हैं जो जिनकी इनकम पिछले 10 साल में कई गुना बढ़ी है, और गरीबी भी एक तरफ कई गुना बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम 80 करोड़ लोगों को अनाज पर लगाते हैं 5 किलो अनाज के लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा था कि हमने लगभग 21 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। तो इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज में लगे हैं अमीर तो होंगे नहीं। तो अगर वो 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में लगे हैं तो वो गरीब हैं, और तुम ये कहना चाहते हो कि 21 करोड़ को हमने गरीबी रेखा से निकाला है। तो इसका मतलब भारत में लगभग 100 करोड़ लोग गरीब हैं। आप इस चीज को समझने का प्रयास करें। अब ये जो गरीबी है, इस गरीबी को मिटाया कैसे जा सकता है? गरीबी को मिटाने का एक ही स्तर है, वो है क्षमताओं का विकास कर देना। आप उनको हर बार सब्सिडी देकर उनको आश्रित कर रहे हो। तो जो हर बार हम 2000 रुपए दे रहे हैं, इससे अच्छा है 2000 रुपए की एक मशीन दे दो, सिलाई करने वाली मशीन, और उस सिलाई करने वाली मशीन से वो खुद पैसे उत्पादन करना शुरू कर देगा या कर देगी। पर ऐसा नहीं हो रहा है। पैसे इसी उद्देश्य दिए रहे हैं कि भाई हम लोक कल्याण कर रहे हैं। लोक कल्याण कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? संसाधन खर्च करने पड़ेंगे। और लोक कल्याण की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि एक तरफ संसाधन कम है, एक तरफ संसाधन ज्यादा है। तो हम जिनके पास ज्यादा है उनसे टैक्स वसूलते हैं, जिनके पास कम है उनको सब्सिडी देते हैं। और अगर टैक्स कम वसूली हुई है और सब्सिडी ज्यादा देनी है तो हम कर्जा ले लेंगे। और मध्य प्रदेश में वही चल रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य की आड़ में राज्यों को कर्जे में फंसाया जा रहा है। इसे मैं बोलूंगा सैरोगेसी प्रोजेक्ट, कि लोक कल्याणकारी राज्य का चोला ओढ़ लिया है, और चोला ओढ़ने के बाद हम सब्सिडी को ऐसे बांट रहे हैं जैसे इस सब्सिडी का हमें कोई कहीं भुगतान ही ना करना पड़े। भाई कर्जा लेके सब्सिडी देना, मुझे लग रहा है राज्यों को गर्त में ले जाना, फिर पूंजी निर्माण नहीं हो पाएगा, आई कोर बहुत बढ़ जाएगा। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो भारत का निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसमें से 1 इकाई बनाने में अब लगभग 8 इकाई खर्च करनी पड़ती है पैसे की, जो पहले 4 थी। तो महंगाई के साथ इन चीजों का समावेशन होना बहुत जरूरी है। तो अब सरकार ने तो डिसाइड कर लिया है कि भाई लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है। तो अगर कोई पूछेगा कि आजकल सरकारें घाटे का बजट क्यों बना रही है, और भारत सरकार शुरू से ही घाटे का बजट बनाती हुई आई है। शुरू से ही, आजादी के बाद से ही भारत सरकार ने निर्णय ले लिया था कि हमें घाटे का बजट बनाना है, और उस घाटे के बजट बनाने के लिए हमें खर्चा ज्यादा कम करना है और आय कम हो, कोई दिक्कत नहीं है। खर्चा ज्यादा करेंगे, जैसे इस बार मान लो 50 लाख करोड़ का बजट है, यह क्लियर है कि 50 लाख करोड़ रुपए आने हैं।
तो खर्चा करेंगे कितना, बोले 56 लाख करोड़। 6 लाख करोड़ रुपए कहां से आएंगे, या तो हम संपत्ति बेचेंगे जो पीएसयूज हैं उनमें भी निवेश करेंगे, या कर्जा ले लेंगे। तो सरकार घाटे का बजट क्यों बना रही है, उद्देश्य क्लियर है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो घाटा प्रबंधन, तो जो घाटा हुआ है सरकार को, उसका प्रबंधन सरकार कैसे करेगी, बस उसी को पढ़ने का तरीका है घाटा प्रबंधन का क्लास। कितने प्रकार के घाटा होते हैं और यह प्रबंधन कैसे किया जाता है, यही एमपीपीएससी में पूछा जाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है घाटा प्रबंधन। घाटा प्रबंधन का अर्थ है सरकार के द्वारा अपने कुल व्यय, कुल व्यय का मतलब जो उसने कुल खर्चा किया है, एग्जाम्पल के रूप में 120 रुपए खर्चा किया था, और कुल प्राप्तियां जो उसके कुल आय हुई है, एग्जाम्पल के रूप से 100 रुपए की आय हुई है। अब इनके बीच का अंतर 120 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस का 20, यानी घाटा को कम करने, उसको नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियां और नीतियां, जब सरकार का खर्च उसकी आय से अधिक हो तो घाटा उत्पन्न होता है। इस घाटे को कुशलता पूर्वक प्रबंधित करना, आर्थिक स्थिरता लाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसे ही घाटा प्रबंधन कहते हैं। क्लियर है यहां तक? हाँ सर क्लियर है। आगे चलो सर, घाटे के प्रकार बताइए। कई सारे घाटे के प्रकार होते हैं। अब उन घाटों के प्रकारों की मैं लिस्ट बनाता हूं और तुमको बहुत सरल तरीके से बताता हूं कि घाटों का जो प्रकार है उसकी परिभाषा कैसे लिखी जा सकती है। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा आसान है। जब मैं बोलूंगा डी, डी का मतलब डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। जब मैं बोलूंगा ई, ई का मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च। जब मैं बोलूंगा आर, आर का मतलब रिसीप्ट, रिसीप्ट का मतलब आय, इसको प्राप्तियां भी बोला जा सकता है। अब ये जो एब्रिविएशन आएंगे, इस शब्द को एब्रिविएशन बोलते हैं, तो ये जो शब्द आने वाले इनका एक मतलब होगा। जब मैं बोलूंगा पी, तो पी का मतलब प्राइमरी, माने प्राथमिक। जब मैं बोलूंगा एस, एस का मतलब सेकेंडरी, माने द्वितीयक। जब मैं बोलूंगा एमबी, इसका मतलब मार्केट बोरोइंग, मतलब बाजार की उधारियां। है ना। जब मैं बोलूंगा आर, एस आर, तो एस का मतलब सेकेंडरी और आर का मतलब रिसिप्ट, ये तो निकाल ही लोगे। जब मैं बोलूंगा आईपी, आईपी का मतलब है इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट, इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट, ब्याज का भुगतान, ब्याज का भुगतान। जब मैं बोलूंगा टीई, तो टी का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कुल खर्च। जब मैं बोलूंगा टी आर, तो इसका मतलब है टोटल रिसीप्ट्स, यानी कुल आय। ये चीजें जो मैं आपको बोलने वाला हूं यहां पर बड़ा आसान है, तो मैं कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। फिर वो कुछ भी पूछे हमसे, पता है क्या पूछेंगे घाटों में, हमसे पूछेंगे बताओ प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं। प्राथमिक घाटा हमारे लिए बच्चों का खेल है। मैं तो ये बोल दूंगा बस, प्राथमिक घाटा प्राइमरी डिफिसिट इज इक्वल टू मार्केट बोरोइंग माइनस आईपी। अब ये तुम्हें फॉर्मूला सिखाने के लिए मैं बैठा हूं, यूं सीख जाओगे यूं। अगर भाषा कोई पूछेगा, मैं बता रहा हूं कैसे होगा, कि प्राइमरी डिफिसिट, पी का मतलब प्राइमरी, डी का मतलब डेफिसिट, यहां पे देख लोगे समझ जाओगे। एमबी का मतलब मार्केट बोरोइंग, मतलब बाजार की उधारियां। तो जब बाजार की उधारियों में से ब्याज को घटा दिया जाए तो जो प्राप्त घाटा है वो प्राथमिक घाटा। सीख गए, खत्म। ये तुम्हें एमपीपीएससी में वहां लिख के आना है। फॉर्मूला दिमाग में, भाषा खुद लिख लोगे, फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा मैं। ऐसे वो पूछेगा राजकोषीय घाटा बताओ, राजकोषीय घाटा क्या होता है ये बताओ। राजकोषीय घाटे का बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, सॉरी फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू मार्केट बोरोइंग, खत्म। मतलब बाजार की उधारियां ही राजकोषीय घाटा है।
कितना आसान हो जाएगा इन भाषाओं को लिखना अगर हम इन फॉर्मूलाओं को सीख गए बेटा। इसीलिए ये सब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये शब्द तुमको यहाँ पर याद करने होंगे अगर ये सब सीखना चाहते हो तो। सिखाऊं मैं तुमको, आ जाओ, देखो ध्यान से। एक तो सरकार की प्राप्तियां होती हैं और एक सरकार के खर्च होते हैं। सही बात है बेटा। प्राप्तियां दो प्रकार की, प्राप्तियां दो प्रकार की। एक है गैर ब्याज प्राप्तियां, गैर ब्याज प्राप्तियां, और एक होती हैं ब्याज प्राप्तियां। ठीक इसी प्रकार से गैर ब्याज खर्च और ब्याज खर्च। गैर ब्याज खर्च और ब्याज खर्च। कुछ ज्यादा तेज चल रहा हूं क्या मैं? जरा कमेंट करो मुझे, कुछ ज्यादा तेज चल रहा हूं क्या? थोड़ा सा कमेंट करके बताओ मुझे। अब आप जुड़ पाए हो मुझसे, मतलब हम कनेक्ट हैं क्या, कि मैं आगे निकल गया, कि सिर्फ मैं समझ रहा हूं? कहीं ऐसा ना हो कि इस फालतू के गुस्से में हम अब आपस में नुकसान कर लें एक दूसरे का, है ना। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो प्राप्तियां हैं, गैर ब्याज प्राप्तियां और ये खर्च जो हैं, इसमें कुछ फॉर्मूले मुझे सेट करने होंगे। चूंकि समय हमारे पास कम है तो इस फॉर्मूले को सेट करने के लिए मुझे कल का दिन चाहिए। अगर आज शुरुआत में हम लोग वहां नहीं फंसते तो हम आज यहाँ इसको निकाल ले जाते। तो मैं इस वाले डायग्राम को यहीं छोड़ रहा हूं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे जा रहा हूं। उस स्टेप से इसका कोई संबंध नहीं होगा। मैं क्या आगे जा रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं वो कल काम आएगा, वो तुम रिवीजन करके आना तो फायदा होगा हमारे लिए। देखो ध्यान से, जब मैं तुमसे कहूं कि घाटा निकालो, क्या बोलूंगा बेटा मैं? घाटा निकालो। तो घाटा का मतलब क्या होता है बताओ मुझे? डेफिसिट। ये यहीं का यहीं लिखा रहने दो, लोड नहीं लेना है। तुम तो बताओ, मैं बोलूंगा कि घाटा निकालो, तुम बोलोगे डेफिसिट। घाटा निकालने का सबसे अच्छा तरीका है पहले खर्च लिखना, फिर प्राप्तियां लिखना। खर्च लिखना फिर प्राप्तियां लिखना। अब इसको इंग्लिश में करते हैं। खर्च को बोलते हैं एक्सपेंडिचर और प्राप्तियों को बोलते हैं रिसीप्ट्स। अब मैं क्या करूंगा, इनके एक एक शब्द को ले लूंगा। डेफिसिट का डी ले लिया इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर का ई ले लिया माइनस रिसिप्ट्स का आर ले लिया। तो जब भी कहीं लिखा हो घाटा तो ये वाला फॉर्मूला अपने दिमाग में रख लेना। अब मैंने कहा बजटीय घाटा निकालो, बजटीय घाटा। तो तुम पहले बताओ यहां पे क्या लिखा है? घाटा। तो पहले घाटे का फॉर्मूला बता दो तुम। घाटे का फॉर्मूला है ई माइनस, और आर थोड़ा दूर लिखना क्योंकि यहां पे एक शब्द और आएगा। अब बताओ कौन से घाटे की बात कर रहा है ये? बजटीय घाटा, बजट घाटा, डेफिसिट। तो बजट का बी, डेफिसिट का डी, बजटीय डेफिसिट इज इक्वल टू ई माइनस आर। तो डी का तो घाटा हो गया, यहां पे बी का रहेगा तो यहां बी लिख देना, यहां बी लिख देना। अब चूंकि बजट का मतलब कुल होता है और कुल का मतलब टोटल होता है, तो मैं ये बोल सकता हूं B इज इक्वल टू टी। तब नया फॉर्मूला क्या बनेगा कि बजटीय घाटा इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स।
ओ सर, बताओ बजटीय घाटा किसे कहते हैं? जब कुल खर्च में से कुल आय घटा दी जाए, प्राप्त घाटा बजटीय घाटा कहलाता है। और 1999 से बजटीय घाटा शून्य मान लिया गया है। तो अब अगर अगले फॉर्मूले में जो कि कल होगा, तुमको कहीं बजटीय घाटा मिले तो उसकी वैल्यू तुम शून्य मार के चलना, बस बात खत्म। मान लिया गया कि शून्य ही होगा। जैसे कि मान लो तुम्हारी आय 100 है और तुमने खर्च किए 120, तो इसका मतलब 20 रुपए तुमने कहीं से पुजाए होंगे। अरे भाई साहब, जब खर्च किए हैं इसका मतलब आय हुई होगी। ये आय तुम्हारी है या कर्जे सी है, उसे हमें क्या लेना देना। अगर 120 तुम खर्च कर रहे हो तो इसका मतलब यहां पर भी 120 ही होंगे ना। वो बात अलग है तुमने कर्जे से लिया है। बजट तो बराबर का होता है ना। बाजार अगर तुम गए हो, मम्मी ने 100 रुपए दिया, सामान तुम 120 का लेके आए हो, बजट घर पे आके दोगे तो बराबर करोगे ना। अरे 20 रुपए का कर्जा लिया था, वो तुमने लिया, तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन जब तुम खर्च और आय देखोगे तो शून्य ही होगा हमेशा। इसीलिए बजटीय घाटे को कितना मान लिया गया है? शून्य मान लिया गया है। बस इतनी बात समझ में आ रही? अब बताओ, अगर मैं भाषा बोलता हूं कि बजटीय घाटा को परिभाषित करो, तो बजटीय घाटा को परिभाषित कैसे करोगे? इसी सेंटेंस को देखो जरा ध्यान से। जब, पहले ये लिखना है, कुल खर्च में से कुल आय को घटा दिया जाए तो प्राप्त घाटा बजटीय घाटा कहलाता है। नहीं लिख पाओगे? और नीचे फॉर्मूला लिख देना कि बजटीय घाटा इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट। एक्सपेंडिचर पहले लिखना, ध्यान रखना, रिसीप्ट पहले नहीं आएगा, जो कि मैं यहां सिखा चुका हूं। अरे सर, ये तो बड़ा आसान है। अच्छा, आसान है तो और करके दिखाओ मुझे। चलो, राजकोषीय घाटे को परिभाषित, सॉरी, राजस्व घाटे को परिभाषित करो। सर, राजस्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राजस्व को इंग्लिश में कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। ओके सर जी, रेवेन्यू डेफिसिट परिभाषित हो जाएगा सर जी। रेवेन्यू का आर ले लिया, डेफिसिट का डी ले लिया, इज इक्वल टू, अब डी का तो क्लियर है, डी का मतलब ई माइनस आर, यही है ना। अब ये किसका घाटा निकालना है? आर का, तो यहां आर लिख दो, यहां आर लिख दो। अब आर का मतलब राजस्व, तो कैसे लिखोगे? जब राजस्व खर्चों में से राजस्व आय घटा दी जाए तो प्राप्त घाटे को राजस्व घाटा कहते हैं। कितना इजी हो गया यार। यहां पे कुल खर्च में से कुल आय को घटा रहे थे, यहां पे केवल राजस्व खर्चों में से राजस्व आय को घटाएंगे। और राजस्व खर्चे, राजस्व आय क्या है, हम पढ़ चुके हैं, जिसमें ना तो संपत्तियां कम हो और ना ही देताएं बढ़े। अच्छा सर, कल को कोई हमसे पूछ दे कि पूंजीगत घाटा क्या है? पूंजीगत घाटा क्या है? ओहो, ओ माय गॉड, पूंजीगत को बोलते हैं कैपिटल डेफिसिट। क्या बोलते हैं? कैपिटल डेफिसिट। तो कैपिटल का क्या ले लेंगे? सी, डेफिसिट का डी इज इक्वल टू, डी का मतलब ई माइनस आर, ये तो बदलेगा नहीं। किसका निकालना है? सी का, तो सी ई माइनस सी ई आर। बताओ इसकी परिभाषा क्या होगी? कि जब पूंजीगत खर्चों में से पूंजीगत आय को घटा दिया जाए तब प्राप्त घाटे को पूंजीगत घाटा कहते हैं। तो 3 घाटे तुम्हें वैसे याद हो गए, बजटीय घाटा, राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा। ऐसे बोलो सर, ये तो बड़ा आसान है। तो 3 घाटे याद हो गए हैं। बाकी जो घाटे हैं वो तुम्हें कल की क्लास में सिखाऊंगा, वो थोड़े से एक्स्ट्रा हैं, इतने आसान नहीं है। और उसमें हम कल सीखेंगे राजकोषीय घाटा क्या होता है, पहला ये। दूसरा कल हम सीखेंगे प्राथमिक घाटा क्या होता है, थोड़ा सा अलग है इनसे।
और तीसरा हम सीखेंगे प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है। तो हम 3 घाटे तो सीख चुके हैं, इनके फॉर्मूला बहुत इजी है। बजटीय में बीडी करना है, राजस्व में आरडी करना है और कैपिटल में सीडी करना है। और बस इनके आगे आर लगाना है, यहाँ सी लगाना है, वहां टी लगाना है, बी का मतलब टी। ये जो दिख रहे हैं इनकी बात हम कल कर लेंगे, पर इनकी बात करने के लिए यहां हमें फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। उस फॉर्मूले में बोलूंगा कि प्राइमरी एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस की मार्केट बोरोइंग। थोड़ा सा चलेगा, लेंदी लेंदी होने वाला है कल की क्लास। तो ऐसे बोलो सर हम बिल्कुल स्पष्ट है, हमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारे दिमाग में ये बात स्पष्ट है कि हम लोग घाटा प्रबंधन पढ़ रहे हैं। अगर आज ये ड्रामा ना हुआ होता तो हम अभी तक इस क्लास को कंक्लूड कर रहे होते, इसलिए मुझे इसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, है ना। तो जितना एक्स्ट्रा क्लास तुम यहाँ पर लोगे, मैं उतनी फिल्म और कहीं काटूंगा। तो जब मैं फसल पढ़ाऊंगा या कुछ और पढ़ाऊंगा तो वहां पे मेरी फिल्म कटेगी। दूसरी बात ये समझना कि जब कोई अध्यापक पढ़ा रहा होता है किसी विषय को, इंदौर में जितने लोग हैं सबको 10 से 12 साल का अनुभव है, बहुत पढ़ा होता है सब टीचरों ने। अच्छा टीचर वो है जो अपने तर्कस से वो चीज निकाल के दे जिससे हम अपना लक्ष्य भेद पाए। हमारा लक्ष्य है एमपीपीएससी की इकोनॉमिक्स में आने वाले सवालों को तोड़ना। अपना लक्ष्य अगर ये बना लो कि हमें इकोनॉमिक्स सीखनी है तो लक्ष्य अलग है, एमपीपीएससी में प्रश्न आए उनको लिखना है वो लक्ष्य अलग है। मैं तुमको इकोनॉमिक्स का ज्ञान देने के लिए यहां खड़ा नहीं हूं, मेरी क्षमताएं हैं, मैं वहां तक पहुंच सकता हूं, मैं ये पहली बोल दूं। मतलब मैं इसी टॉपिक को 15 दिन पढ़ा सकता हूं, पर मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा कि मैंने वो ज्ञान जो मेरे अंदर भरा हुआ था मैंने तुम्हारे ऊपर थोप दिया, बिना ये सोचे समझे कि तुम इसे पचा भी पाओगे कि नहीं, बिना ये सोचे समझे कि जो मैं पढ़ा रहा हूं यह एग्जाम में आएगा भी कि नहीं। और अगर आएगा तो यही तो प्रश्न आएंगे 2 मार्कर में, 2 लाइनें याद करो और आगे बढ़ो। अपने दिमाग को यह समझाने का प्रयास करो कि सभी टॉपिक के सभी बिंदुओं को समझने से केवल दिमाग का दही होगा, एग्जाम पास नहीं होगा। जितनी जल्दी ये बात समझ जाओगे उतनी अच्छी बात है। तो पहले तुम डिसाइड करो कि तुम्हें एसडीएम बनना है कि कंटेंट कलेक्टर बनना है। डिप्टी कलेक्टर और कंटेंट कलेक्टर में यही अंतर है। डिप्टी कलेक्टर अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकेगा, कंटेंट कलेक्टर वाला चाहेगा कि मुझे पहले आत्मसंतुष्टि हो, मुझे भयंकर तरीके से समझ में आ जाए। ज्यादा समझ लोगे तो फिर लिखोगे कैसे ये भी तो बताओ। गागर में सागर भरना है, 7 मार्कर्स को 60 शब्दों में लिखना है, पॉसिबल है क्या? टीचर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी कभी। इसीलिए अपने दिमाग को ट्रेंड करो कि जो भी समझाया जा रहा है उसको गागर में सागर कैसे भरना है, जो भी मैं बोलता हूं उसको कम शब्दों में लिखने का प्रयास कैसे करना है, वही एसडीएम बनेगा। ना कि वो बनेगा जिसे हर चीजें आती हैं। जिनको सभी चीजें आती हैं वो टीचर बनते हैं, और जिनको थोड़ा थोड़ा सब आता है वो एसडीएम बनते हैं। तो उतना सीखो जितना हमारे एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए काम का है। ज्यादा अगर मुझे छेड़ोगे तो तुम्हारा समय भी खाऊंगा, और यह कोर्स जो 60 दिन में कंप्लीट होना है वो 80 दिन में कंप्लीट होगा। मैं मुझे तुम अपनी भाभी समझो, मुझे रोज छेड़ो आके, लेकिन छेड़ो उस स्तर का कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। मुझे छेड़ो ऐसे कि सर ये बता दो सर, ये आपने कर तो बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं, अगर एमपीपीएससी में प्रश्न आता है कि कर की विशेषताएं बताइए तो सर कैसे लिखना है। आप यूं छेड़ो मुझे, है ना। तुम तो छेड़ो क्या मेरे ऊपर, होली खेलो जो खेलना, तुम मुझे अपनी भाभी समझो, बड़ी वाली भाभी। चलो आज बड़ी वाली भाभी से मजाक करते हैं। तुम काहे नहीं चल रहे हो बे? अबे यार, क्या ड्रामा है। जैसे आया कि अच्छी कर प्रणाली के अच्छी कर प्रणाली के गुण ऑब्लिक लक्षण
या ओवलिक विशेषताएं। सर कुछ ऐसा बता दो कि जिससे इनको मैं अपने दिमाग में बैठाऊं। तो सर इन पे फोकस करो ना सर। अब मैंने कह दिया, लो ऐसे बता दिया, लो भैया विशेषताएं, मैंने ऐसे लिख दिया विशेषताएं, ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैंने क्या किया कि इसका एक तरीका निकाला, लास्ट में ता लगाना है मुझे बस। सबसे पहले अच्छी कर प्रणाली वो होती है जिसके अंदर समता के लक्षण हो। अच्छी कर प्रणाली वो होती है जिसके अंदर मितव्ययता के लक्षण हो। अच्छी कर प्रणाली वो होती है जिसमें उत्प्लावकता के लड़ हों, उत्प्लावकता के लक्षण हों। अच्छी कर प्रणाली वो होती है जिसमें उत्पादकता उत्पादकता के लक्षण हों। अच्छी कर प्रणाली वो होती है जिसमें समानता के लक्षण हों। अच्छी कर प्रणाली वो होती है जिसमें सरलता के लक्षण हों। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया साला, ता 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 करके ट्रिक बना ली। यहां पे दिमाग चलाओ कि अगर हमसे प्रश्न पूछे कि अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं बताइए, तो तुम्हारे दिमाग में की पॉइंट घूमने चाहिए, वो अच्छा बच्चा है। हर एक चीज को जब भी पढ़कर जाओ उसके 7 पॉइंट तुमने दिमाग में रखो। जैसे कोई कह दे, क्या कह दे सर जी, कोई कह दे कि एक काम करो, कर की विशेषताएं बताओ, हटाओ, कर किसे कहते हैं। तो तुमने जैसी कर सुना, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए हमारे मास्टर ने कहा था एक तरफा। एक शब्द तो एक तरफा याद रखना है मुझे। दूसरा, हमारा पिछके हुए मास्टर ने कहा था एक तरफा के अलावा क्या बोला था, हाँ उद्देश्य विहीन बोला था उन्होंने, उद्देश्य विहीन। एक और हमारे मास्टर ने कुछ बोला था, हाँ क्विड प्रो क्यों बोला था उन्होंने। क्विड प्रो क्रो नहीं, ऐसे लगा देना, नहीं होते। अब तुमने क्या किया, कोई तुमसे कहता है कि यार तुम कर को परिभाषित कर सकते हो क्या, तो तुम नैया पार पे ऐसे छात्र हो जो सेंटेंस याद नहीं करता। तुम्हें मेरी बात याद आई कि हमारे मास्टर ने सिनॉप्सिस बनवाए हैं, नोट्स बनवाए हैं, क्लास के बाद मैंने बनाए हैं, और कर के लिए सर ने 3 पॉइंट बताए थे, उद्देश्य विहीन, एक तरफा, क्विड प्रो। और सर सब भाषा के लिए तो और लिख दो, नागरिक प्लस निवासी, सरकार, अनिवार्य, अंशदान। ये पॉइंट हैं तुम्हारे। चाय पीने जा रहे हो, इन्हीं पॉइंटों को रिवाइज करो। अनिवार्य, अंशदान, सरकार, नागरिक, एक तरफा, क्विड प्रो क्यो नहीं है, और उद्देश्य विहीन। फिर से बोलते हैं, एक तरफा, उद्देश्य विहीन, क्विड प्रो क्यो नहीं है, सरकार के द्वारा, नागरिकों से, अनिवार्य। अब तुम बाहर गए, तुमने 5-6 बार वो दिमाग में शब्द रट लिए। अब चाय पी रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, लेकिन शब्द वही रिपीट कर रहे हो। दोस्तों को मूर्ख बनाओ, कहीं घर का काम कर रहे हैं वही शब्द रिपीट कर रहे हैं। इसे बोलते हैं रिकॉल करना और रिवीजन करना। रिकॉल करते रहो अपने आप को। अब तुम्हारे दिमाग में शब्द चल रहे हैं, तुमसे किसी ने कहा कि बताओ टैक्स किसे कहते हैं, कर किसे कहते हैं, तो बोल देना कि भैया कर एक ऐसा अनिवार्य अंशदान होता है जो सरकार के द्वारा नागरिकों से लिया जाता है, वो भी एक तरफा, कोई उद्देश्य नहीं होता, क्विड प्रो क्यों प्रकृति के नहीं होते। क्यों क्विड प्रो क्यों प्रकृति के होते हैं, क्विड प्रो क्यों प्रकृति के नहीं होते, जैसे को तैसा नहीं देते। उत्तरे की ये बच्चा कितना रेडी है, रेडी नहीं है, उस बच्चे के सेंटेंस नहीं शब्द रेडी हैं। अच्छा बता दो अच्छे कर प्रणाली की विशेषताएं। समता, मितव्ययिता, उत्पादकता, उत्प्लावकता, समानता, सरलता। अरे बाप रे, शब्द याद करो, नोट्स में शब्द बनाओ, उन्हीं शब्दों को बार बार पढ़ो। फिर तुमको ये ध्यान होना चाहिए कि समता में क्या लिखना था, वो तो तुमने पढ़ा होगा ना क्लास में। भाई जो हेडिंग याद है, इसके अंदर कंटेंट तो एक बार पढ़ चुके हो, वो तो भाषा वहां बनानी है तुम्हें। ये एक तरीका है एसडीएम बनने का। और जब तुम मेंस देने जाओगे, 6 पेपर होंगे, तुम्हें मौका नहीं मिलेगा रिवीजन करने का, याद रखना। जो पीडीएफ को इकट्ठा कर रहे हैं और जो साथ साथ नोट्स नहीं बना रहे हैं, मैं
स्टाम्प पेपर पे साइन करके लिख दे रहा हूं, जीवन में एसडीएम नहीं बनोगे। स्टाम्प पेपर पे साइन करा लो मुझसे तुम। और जिस बच्चे को ज्यादा नहीं आता, राइटिंग धीमी है, राइटिंग गंदी है, लेकिन वो अपने ऐसे नोट्स बना रहा है और उन्हीं को बार बार रिवाइज करता है, उसे वो 7 पॉइंट याद आ रहे हैं, हर टॉपिक के, हर चीज के 7 पॉइंट मालूम है। अकबर पढ़ रहे हो तो 7 पॉइंट बताओ, कर पढ़ रहे हो तो 7 पॉइंट बताओ, मानसून पढ़ रहे हो तो 7 पॉइंट याद करो। कम से कम 7 पॉइंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 7 नंबर में एक प्रश्न तो तुमसे पूछेंगे ही पूछेंगे, और 7 नंबर में अगर तुम्हें 7 पॉइंट याद हैं तो 60 शब्दों में बड़ी आसानी से उनको पिरो दोगे तुम। ये एक गुरु मंत्र है जो मैंने तुम्हें दिया है। अब तुम देख लो यहां से तुम्हें कहाँ जाना है। माफी चाहता हूं ये जो मैंने बकवास की है ना, आज समय आपका खाली है उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं आपके जैसा छात्र था तो यही गलती मैंने की। मैं विद्वान बनने के चक्कर में अधिकारी नहीं बन पाया। मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि जो विद्वान होते हैं वो अधिकारी नहीं बनते, क्योंकि विद्वान बनने में किसी एक विषय में प्यार हो जाता है। इकोनॉमिक्स से प्यार हो गया, ज्योग्राफी से प्यार हो गया, बाकी विषय हम नहीं पढ़े तो फिर हमें उतने नंबर चाहिए थे, नहीं आए, इंटरव्यू दे दे के मर गए। आज उन गलतियों पर पछता रहे हैं। मैं एक असफल व्यक्ति हूं। जिंदगी में 2 लोग होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, एक होते हैं सफल और एक होते हैं असफल। सफल तुम्हें यह बताता है कि सफल कैसे बने, और असफल व्यक्ति तुम्हें यह बताता है कि असफल कैसे बने। तो जब सफलता के गुण पूछोगे किसी व्यक्ति से कि भाई साहब तुम एसडीएम कैसे बने, तो वो बताएगा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े थे, मैंने सिलेबस को बहुत अच्छे से याद किया था और उसको कोड किया था, मैंने खुद के नोट्स बनाए थे और उन नोट्सों का मैं बार बार रिवीजन करता था, रिकॉल करता था और फिर उनकी प्रैक्टिस करता था, लिखता था, जो भी हो उल्टा सीधा लिखता था। तो ये मैंने किया, मैं एसडीएम बन गया। फिर मुझसे पूछा कि तुम असफल क्यों हो गए, तब मैं बताऊंगा क्योंकि मैं असफल हूं तो यही बता सकता हूं असफल कैसे हुआ जा सकता है। तो यदि तुम्हें असफल होना है तो पहला काम करना है, कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मत देखो। मैं गारंटी बोल रहा हूं तुम्हारी असफलता तय है। कभी भी सिलेबस को मत समझो, बिना सिलेबस देखकर अपनी तैयारी को शुरू करो। खुद के नोट्स जीवन में कभी मत बनाना। आलस, जिंदगी में इतना आलस भर लेना तुम्हारे दिमाग में, ये भर लो कि पीडीएफ पढ़ के पार हो जाएगी नैया। जिसने भी तुम्हारे अंदर जहर भर दिया है, मैं गारंटी से बोल रहा हूं कोई माइकलाल तुम्हें असफल होने से नहीं रोक सकता है। मैं इसका साक्षात हूं। तो मैं असफल हूं तो मैं ये बता सकता हूं कि तुम असफल कैसे होना है। अगर तुम्हें असफल नहीं होना है तो ये मत करना। असफल नहीं होना चाहते तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रोज पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। असफल नहीं होना चाहते हो तो सिलेबस को कोड करके, डिकोड करके अपनी तैयारी करो। असफल नहीं होना चाहते तो रोज सिनॉप्सिस नोट्स बनाओ जैसे मैंने सिखाया है। असफल नहीं होना चाहते हो तो प्रतिदिन रिवीजन करो, रिवीजन सक्सेस का आधार है। और असफल नहीं होना चाहते हो तो जितना भी पढ़ते हो उल्टा सीधा लिखो, लेकिन लिखो, प्रैक्टिस करो। तो असफल नहीं होना है तो ये 5 काम तुमको करना है, और असफल होना है तो इनमें से एक भी काम मत करो। चूंकि मैं असफल व्यक्ति हूं, मैंने इनमें से एक भी काम नहीं किए। मैं घमंड में ही बना रहा, अरे साला मुझे बहुत आता, अम्बेडकर बन के घूमता था मैं ऐसे। मुझे फोटो कॉपी बोलते थे मेरे दोस्त, ऐसे सीना चौड़ा कर लेता था। फोटो कॉपी क्यों बोलते थे मुझे, फोटो कॉपी की दुकान। मेरी आज भी मेमोरी बहुत तेज है, होती है, गॉड गिफ्टेड है। मेरे को 10-12 नंबर का अंक दे दो, मैं याद, मैं भूलूंगा नहीं, मैं याद कर लूंगा, है ना। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ एक चीज है क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। जिस मल्टी में मैं रहता हूं मुझे सबके गाड़ियों के नंबर याद हैं। ऐसा नहीं मैं याद करता हूं, मुझे हो जाता है याद। तो लोग मुझे बोलते तुम फोटो कॉपी। तो मुझे ल्यूसेंट, जब मैं तैयारी करता था मुझे ल्यूसेंट याद थी पूरी पन्ने के साथ। थोड़ा अतिशयोक्ति हो रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि तुम अल्लम पल्ला करके मुझसे कोई ल्यूसेंट पूछता तो मुझे बहुत कंठस्थ हो गई थी। ल्यूसेंट, स्पीडी, उस समय फैक्ट का ही दिमाग कीड़ा था। पर कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे मैंने, कभी मैंने सिलेबस नहीं देखा, ना किसी टीचर ने कहा।
क्लास में खड़े होते थे तो दिल्ली में बढ़िया, वो उस टीचर बच्चे को कितना आता है, उस बच्चे को कितना आता है, खूब नाम करते थे। ऐसे फूला घूमता था, अरे बन गए हम तो कलेक्टर। जैसे ही मेंस देने का मौका आया, मैं रिवीजन नहीं कर पाया, मैं घबरा गया एंड टाइम पे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरी योग्यता का क्या होगा। और हर बार, हर 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 इंटरव्यू, हर मेंस के दौरान मैंने ये गलती की, हर बार। उस दिन मैं चिढ़ जाता था और फिर एग्जाम मैंने कहा अगली बार अच्छे से दूंगा, फिर वही आलस आ जाता था। फिर नोट्स बनाना कुछ दिन बनाते थे और फिर सोचते थे अरे किताब से पढ़ लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, अरे पन्ना फाड़ के चिपका लेंगे। यही किया मैंने, और आज मैं खड़ा हूं, पछताता हूं अपने ऊपर कि काश मैं उस आलस को छोड़कर पीडीएफ को लात मार देता और मैं खुद के नोट्स बना लेता, तो मैं आज कलेक्टर होता। मेरे अंदर वो गुण थे, मेरे अंदर वो काबिलियत थी, लेकिन मेरा आलस और मेरी ना समझी मुझे उस कलेक्टर के पद तक जाने से रोक दी। मैंने प्रण कर लिया है कि चाहे मुझसे एक बच्चा जुड़े, मैं दिखावा नहीं करूंगा। अगर एसडीएम बनना है तो मैं वो गलती तुमको नहीं करने दूंगा जो मैंने की है। ज्ञानी नहीं बनना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। भटकोगे मैं टोक दूंगा, अगर नहीं मानोगे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अंदर से मैं संतुष्टि नहीं है। तुम में से जो भी नहीं माना, मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ा दी, तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दी, तुमने जो बोला पढ़ाने के लिए मैंने पढ़ा दिया। मैं अंदर संतुष्ट नहीं हूं, मुझे मालूम है तुम भटक गए हो, भटकोगे कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए घोड़े की तरह ऐसे बना लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस में जो पॉइंट लिखा है पहले उसको कंप्लीट करो। सिलेबस में लिखा है राजकोषीय नीति, सिलेबस में क्या लिखा है मुझे बताओ तुम, सिलेबस में क्या लिखा है? 2 मिनट और मेरी बकवास झेल लो, मैं बस क्लास खत्म कर रहा हूं। मैं ये अंतिम बार तुमको अपना भाई बहन मानकर ये निवेदन कर रहा हूं। मैं एक शिक्षक के तौर पर, बिल्कुल भी शिक्षक के तौर पर मैं नहीं बात कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि तुम मेरे छोटे भाई बहन हो, और जो गलती मुझसे हुई है मैं वो गलती अपने भाई बहनों को ना करने दूं, और मैं नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। 2 मिनट का मुझे समय दो, मैं वो निकाल लूं थोड़ा सिलेबस। मैंने एमपीपीएससी इकोनॉमिक्स का सिलेबस ये रहा। 2 मिनट दो, फिर जाना आप। अब देखो ध्यान से, जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मुझे बताओ। हम लोग पढ़ रहे हैं कराधान नीति परिदृश्य, ठीक है? तो इसमें ध्यान से देखो, तो मैंने कराधान का मतलब तुम्हें समझाया, जो शब्द लिखा है पहले उसका मतलब समझो। फिर यहाँ पर देखो नीति, योजना और कार्यक्रम को आते ही मैंने समझाया था। ये क्यों समझाया मुझे मालूम है, इंटरव्यू में बैठते पूछेगा बेटा नीति, योजना और कार्यक्रम में तुम्हें क्या अंतर लगता है। जो शब्द लिखा है पहले उसके बारे में पढ़ तो लो। फिर देखो सिलेबस कहां से शुरू किया, राजकोषीय नीति। क्या तुम्हारे पास 10 शब्दों में राजकोषीय नीति लिखने की कला है? सर समझ में तो आ गया, लिख नहीं पा रहे हो, एसडीएम नहीं बन पाओगे। सबसे पहले जो ये शब्द लिखा है, इस शब्द को 2 मार्कर्स में ढालने की क्षमता बताओ है या नहीं है। मतलब समझ में आना अलग बात है, इसके जो शब्द हैं वो लिखना अलग बात है। सर आय और खर्च का ब्यौरा रखने वाली नीतियों को राजकोषीय नीति कहते हैं। खत्म, आहा बढ़िया। फिर अगला है लोक व्यय। क्या तुम्हें लोक व्यय 2 नंबर में लिखना आ रहा है? फिर अगला है आगम, क्या 2 नंबर में लिख पा रहे हो? फिर अगला है कराधान, और फिर है घाटा प्रबंधन। अगर तुम्हें ये सब 2-2 नंबर में लिखना आ रहा है, तो सबसे पहले जो पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंटों को एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयार करो। और एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या तैयार होता है? सबसे पहले परिभाषा या फिर परिचय। तुम कोशिश करो कि तुम्हें ये 5 शब्दों के 10 शब्द में परिभाषा याद होनी चाहिए, तो तुम सही दिशा में हो। फिर महत्व, फिर विशेषताएं, फिर प्रकार। राजकोषीय नीति के महत्व बताइए। क्या मैंने शुरू में अंडरलाइन करके सिखाए थे तुम्हें?
राजकोषीय नीति की विशेषताएं बताइए। क्या मैंने बताया था तुमको? राजकोषीय नीति के प्रकार या घटक बताइए। तो पहले वो कंप्लीट करो जो सिलेबस में लिखा है। पहले लोक व्यय लिखना सीखो। क्या होता है बताओ, लोक व्यय लिखो, कैसे लिखोगे? सर आपने सिखाया था खर्चे को लोक व्यय कहते हैं, लिखोगे कैसे? सर लिख नहीं पा रहे, तो एसडीएम नहीं बनोगे। अपना दिमाग इस तरफ लगाओ कि जो पॉइंट लिखे हैं क्या इसका नोट्स मेरे पास है, और नोट्स में भाषा नहीं, उसके शब्द चाहिए। आ रही है बात समझ में? फिर मैं कह दूंगा अगला टॉपिक मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति क्या है, और मौद्रिक नीति का महत्व, मौद्रिक नीति की विशेषताएं, उसके प्रकार, यही तो करने होते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। फिर आया है भारत में वित्तीय समावेशन। तो तुम पहले ये नोट्स में डालो कि वित्तीय समावेशन क्या है। पहले 2 नंबर कंप्लीट करना सीखो, फिर उसी टॉपिक को 7 नंबर में सोचो, फिर उसी टॉपिक को 10 नंबर में सोचो कि इससे कैसे, और कैसे सोचोगे उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पड़ेंगे मेरे बेटे। समझ जाओ कि एसडीएम बनने की पढ़ाई अलग होती है और ज्ञानी बनने की पढ़ाई अलग। एसडीएम जो होता है उसको कुछ नहीं आता, ज्ञानी होता है उसे सब कुछ आता है। वो जो ज्ञानी होता है वो पोस्ट नहीं ले पाता, जो एसडीएम होता है वो पोस्ट ले जाता है। हमें पोस्ट के लिए लड़ना है, ज्ञान के लिए नहीं। चाय की टपरी पे विवाद हो गया, बताओ मौद्रिक नीति कब से शुरू हुई, उसमें के अरे महाराज हमें ना आता, हम गरीब आदमी, हम गधे हैं, हम कमजोर हैं पढ़ने में, हमारा मास्टर जिसकी नाक पिचकी हुई है वो पागल है, उसे कुछ नहीं आता। हमारा तो पैसा चला गया संज्ञान में। जब रिजल्ट आएगा, तुम्हारा नाम कि तुम्हारी लग गई है 18वीं रैंक, सामने वाला आए हम इतना पढ़ते थे, वो कुछ नहीं पढ़ता था, वो सिलेक्ट हो गया क्योंकि वो पढ़ता था जो एग्जाम में आता है, तुम वो पढ़ते हो जो तुम्हारा मास्टर सिखाता है। मुझे जो आता है मैं तुम्हें बता दूं तो एसडीएम नहीं बनोगे। जो एग्जाम में आता है मैं तुम्हें वो बताऊं तब एसडीएम बनोगे, मैं वही बताता हूं, और तुम्हें मेरे हिसाब से पढ़ना होगा। इसीलिए जितने भी सिलेबस तुम देख रहे हो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इतिहास में, बेटा जो जो पॉइंट लिखे हुए हैं पहले उनके अर्थ बता लो। कोई तुमसे पूछे खाद्य सुरक्षा, तुम्हारे पास 3-4 शब्द होने चाहिए, लिखे होने चाहिए, तुरंत बोल दो खाद्य सुरक्षा का मतलब, कि खाद्य सुरक्षा का मतलब अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, खत्म। यहां 3 शब्द हैं मेरे दिमाग में सभी पॉइंट को लेकर। जिस दिन ये कर लोगे, जितने भी सिलेबस में पॉइंट लिखे हुए हैं, क्षेत्रीय असंतुलन, अरे परिभाषा में 2-4 मेन शब्द होंगे ना, वो शब्द तुम्हें मालूम होने चाहिए। वितरण प्रणाली, लोक वितरण प्रणाली, पीडीएस क्या है, 3 शब्द बता दो, भाषा मत बताओ, 3 शब्द बोल दो, वो काम हो जाएगा। तो वो 3-4 शब्दों को अपने दिमाग में रखना, जिस दिन सीख जाओगे एसडीएम बन जाओगे। ये मेरी गुरु मंत्र है तुम लोगों को। आ रही है बात समझ में? अब जैसे तुमने सिलेबस देखा, एआई का प्रयोग करो, एआई का प्रयोग करके ऐसे लिखना कि हाई ग्रॉक राजकोषीय नीति की जो परिभाषा है, ऐसे लिखना उसमें, राजकोषीय नीति की जो परिभाषा है उस परिभाषा के मुझे की पॉइंट बता दो कोई 4। करके दिखाऊं मैं? देखो थोड़ा सा साथ दोगे आप लोग, है ना? मैं माफी चाहता हूं कि आज मैं तुम लोगों से बहुत नाराज हुआ हूं, है ना? क्योंकि मैं तुम लोगों को मैं अपने आप को देख रहा हूं तुम लोगों के अंदर, है ना? बड़े मेहनत से मौका मिला है मेरे दो बच्चों, बहुत मेहनत से माँ बाप पैसा खर्च कर रहे हैं, ये जीवन दोबारा नहीं आएगा। अगर तुम 2 साल लेट हो गए तो फिर एसडीएम नहीं बन पाओगे, आलस खा जाएगा तुमको। चलो मैं देखता हूं, देखना मैं लिख रहा हूं, राजकोषीय नीति की परिभाषा, परिभाषा में प्रयोग प्रमुख की पॉइंट बताओ, फुल स्टॉप। कोई 4 की पॉइंट जो मुझे रिकॉल
करवा सके कि राजकोषीय नीति का वास्तविक अर्थ क्या है। अब फुल स्टॉप लगा के लिखना, हिंदी देवनागरी एमपीपीएससी मेंस इकोनॉमिक्स, फुल स्टॉप, 50 शब्दों में, और कर दो, हो गया, बस हो गया ना। हाँ, देखो जरा, राजकोषीय नीति की परिभाषा उसने दे दी हमको, ये लो भैया, ये आ गया कि राजकोषीय नीति आय व्यय का ब्यौरा रखती है, इसीलिए जैसे आर्थिक स्थिरता आ सके, आर्थिक विकास किया जा सके, रोजगार का सृजन हो सके और सामाजिक न्याय किया जा सके। ये है एआई की ताकत। तो जिस दिन तुम्हारे अंदर ये पावर डेवलप हो गई, जिस दिन तुम्हारे अंदर ये पावर डेवलप हो गई और तुमको ये समझ में आ गया कि पढ़ना कैसे है, उस दिन कोई माई का लाल तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक सकता। ऐसे ही करके लोक व्यय के 4 पॉइंट नोट्स बना लो, और नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं यहां पर तुमको जस्ट बता के आया हूं कि नोट्स बनने कैसे हैं। ऐसे बनने हैं नोट्स। ऐसे बोलो सर हम बहुत स्पष्ट समझ में आ गया कि अब मुझे चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, उसमें जो शब्द लिखे उसमें लिखा है कोशिका, तो पहले कोशिका के पॉइंट निकाल लो। फिर लिखा है कोशिका के प्रकार, तो कोशिका के प्रकार के पॉइंट निकाल लो। तुम कुछ भी मत करो, सिलेबस के जो शब्द लिखे हैं उसके अगर 2-2 पॉइंट भी निकाल के नोट्स बना लो, उनको भी रट के लिखाओगे तो तुम्हारा प्री पास हो जाएगा, मेंस पास हो जाएगा। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं तो खुल के बोल रहा हूं। अब तुम्हारे ऊपर है तुम इसमें कितनी मेहनत करना चाहते हो, है ना। आज के लिए सॉरी, मैं तुम लोगों को डांटा हूं बहुत। अब तुम्हारी मर्जी कि तुम किस दिशा में काम करना चाहते हो। चलो मिलते हैं फिर आपसे हम। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बोल सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे।